नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th। जी हाँ, हम लोग एकदम बढ़ रहे हैं। अब हम 9th तो मैंने समाप्त करा ही दिया है। आज हम एनसीईआरटी साइंस 10वीं क्लास का अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। केमिस्ट्री आपका अब लगभग समाप्त होने वाला है। थोड़े क्लास और मिलेंगे केमिस्ट्री के, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल आपको अभी बाकी है ना। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह कार्बन पढ़ेंगे। देखिए, कार्बन, हर चीज में आपको कार्बन विद्यमान मिलेगा, मौजूद मिलेगा कार्बन या उसके यौगिक। अगर हम बात करते हैं कि वायुमंडल में कार्बन की जो उपस्थिति है वह मात्र 0.03% है। कितना है? 0.03%। बट आप देखेंगे कि हर चीज में आपको कार्बन मिलेगा, लगभग सारी चीजों जो है उसमें मौजूद है, विद्यमान है ये कार्बन। तो कार्बन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिहार दरोगा ही नहीं, किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां साइंस के प्रश्न आते हैं, केमिस्ट्री से सवाल आते हैं और कार्बन से प्रश्न ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो आ जाइए, आज हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं और इसका पूरा सफाया करते हैं। हर एक प्रश्न पर हमारी नजर है। हर उस प्रश्न को मैंने टच किया है जो मुझे लगा है कि एग्जाम में आएगा या पूर्व में आया है या आने की संभावना हो। ठीक ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य प्रश्न से लेकर के जटिल प्रश्न सब कुछ इसमें हमने शामिल किया है। आ जाइए, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। बहुत ही इजी है कि कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है। तो कार्बन को आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो आप 6 अक्षर में प्राप्त करेंगे, CARBON, कार्बन, है ना। अब बस आपको यही याद रखना है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो बताएंगे मात्र 6। कितना बताएंगे? 6 आप बताने वाले हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी सवाल में। पहला प्रश्न आपका बिल्कुल आसानी से याद हो गया। अब चलते हैं हम सवाल संख्या दूसरा प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। चलिए, दूसरा सवाल कह रहा है कि कार्बन के, जी हाँ, कार्बन के सबसे बाहरी कोष, जी हाँ, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ पदार्थों के बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की चर्चा की थी। अगर आप लोगों को याद होगा तो उसको याद रखिएगा। तो कार्बन के बाहरी कोष में जो है वह 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी में, और इसकी परमाणु संख्या पूछा था तो वो 6 और बाहरी कोष में 4। आइए देखिए, क्लोरीन पूछेगा कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। क्लोरीन की तो सीधा आपको बताना है कि क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 17। क्लोरीन की 17। ऑक्सीजन का भी देखिए पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन का आप बताएंगे कि 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। ठीक ना। नाइट्रोजन की जो होती है वो ऑक्सीजन से कम। देखिए तीनों ध्यान रखिएगा, कार्बन 6, ऑक्सीजन 7 और नाइट्रोजन, है ना। तीनों का आप CON ऐसे करके याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। सॉरी, नाइट्रोजन 8 है ना। कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन, ये तीनों सीक्वेंस में याद रखिएगा। CNO ऐसे याद रखना है, भूलिएगा मत। 6, 7, 8। आइए, नाइट्रोजन का यहां पर मैं 7 बता दिया हूं। चलिए, अमोनिया का अणु सूत्र पूछेगा एग्जाम में कि भाई व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। सीधा एग्जाम में पूछता है अमोनिया का रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र पूछेगा तो आपको बता देना है NH3। जी हाँ, NH3 अमोनिया का जो है अणु सूत्र होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी। शुरुआत के प्रश्न जो है वो बहुत इजी, धीरे धीरे प्रश्नों में जटिलता आएगी, ताकि अब एक ही बार शुरुआत में ही जटिल प्रश्न आ जाएगा तो भाग जाएंगे आप। चलिए, वो देखिए कैसे भाग रहे हो यार। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन होता है? बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है, मेन कंपोनेंट जो होता है बायोगैस का, वो होता है मीथेन होता है, यानी कि CH4। ध्यान रखिएगा, बायोगैस का प्रमुख घटक जो होगा वह क्या होगा? तो CH4 होगा। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन होगा बी। देखिए यहां पर, आइए 8वां सवाल, ये भी प्रश्न पूछता है, बायोगैस भी पूछेगा। और ये CNG मतलब कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका प्रमुख घटक कौन है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ CNG?
तो बायोगैस हो जाए या सीएनजी हो जाए, इनका दोनों का होगा मीथेन। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछता है। आइए, अब मीथेन की बात आई है तो मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको याद रखना है। अभी आपने अमोनिया का देखा था, तो अमोनिया का देखा था, क्या देखा था? NH3 देखा था, यही ना था अमोनिया का। लेकिन मीथेन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा CH4। उसका NH3 था, इसका CH होगा, ठीक ना? ध्यान रखिएगा, उसका 3 था, इसका 4 होगा, ये ध्यान रखना है। मीथेन 4 होगा, ये CH, लेकिन अमोनिया NH3, ठीक है। चलिए अगले सवाल। अब थोड़े से प्रश्नों में जटिलता आई है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आइए, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं? बहुत जटिल प्रश्न लग रहा है, लेकिन एग्जाम में यकीन मानिए बिहार दरोगा में खास करके ऐसे सवाल मिलेंगे आपको दो चार। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म, है ना, की साझेदारी से बनने वाले जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ ए पेयर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड, है ना, मतलब दो परमाणुओं के बीच, हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये जो बॉन्ड बनाता है, यह जो बंध बनाता है, ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सह संयोजित आबंध। जी हाँ, सह संयोजी आबंध, ध्यान रखिएगा, सह संयोजी आबंध बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, ध्यान रखना। आइए देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। तो ग्रेफाइट की संरचना देखिए, ग्रेफाइट जो है कार्बन का ये अपरूप है, ठीक ना। ग्रेफाइट जो है कार्बन का ये अपरूप है, और ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। और इसमें जो संरचना होती है ग्रेफाइट में, यह संरचना जो होती है ग्रेफाइट में, यह कैसी होती है? तो षष्ठ कोणीय, जी हाँ, 6 कोण का ये संरचना होता है ग्रेफाइट में। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो पूछेगा, यहां पर फंसाता है चतुष्फलकीय, 5 कोणीय, षष्ठ कोणीय। तो याद रखना है कि ग्रेफाइट में जो होती है वह षष्ठ कोणीय होता है, 6 कोणों का हेक्सागोनल लेयर्ड होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आप पूछेगा हीरे की, जान लीजिए ग्रेफाइट भी आपका कार्बन का ही अपर रूप है, हीरा भी कार्बन का ही अपर रूप है। हीरा जो है वह चतुष्फलकीय है, हीरा जो है वह चतुष्फलकीय है ना, यानी कि 4 फलक का है। ग्रेफाइट जो है वो 6 कोण का है। तो दोनों को ध्यान रखना है, हीरा और ग्रेफाइट। एक इसका और आया है जिसका नाम है बंक मिस्टर फ्लोरीन, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? बंक मिस्टर फ्लोरीन। नाम नोट करिए जो मैं बता रहा हूं, बंक मिस्टर फ्लोरीन। सी उसको उसका जो संकेत है वो आप C60 लिखते हैं। पूछता है कि C60 किसका अपर रूप का भाग है? तो बताएंगे कि ये कार्बन के, है ना। और यह भी जान लीजिए, इसकी संरचना भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा का आप जान गए चतुष्फलकीय, ग्रेफाइट का आप जान गए 6 कोण वाला, यानी कि षष्ठ कोणीय परतदार हेक्सागोनल लेयर्ड। लेकिन अगर पूछे कि बंक मिस्टर फ्लोरीन की, तो बताएंगे इसकी जो आकृति होती है, जो संरचना होती है, वो फुटबॉल जैसी होती है। कैसी होती है? फुटबॉल जैसी संरचना, ठीक ना। तो ध्यान रखना है। तो यहां हो जाएगा षष्ठ, क्या हो जाएगा? हीरा है ना, तो हीरा हो जाएगा ए, चतुष्फलकीय। क्लियर है? आइए, हीरे में किस प्रकार का अबंध पाया जाता है? आपको पता है कि हीरा जो है सबसे कठोर, जी हाँ, कैसा है? सबसे कठोर अब तक का पाया गया है, ठीक ना। और हीरा में जो पाया जाएगा वह कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, यानी कि सह संयोजी अबंध पाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, कार्बन के, देखिए यही प्रश्न की मैं चर्चा कर रहा था, और मैंने आपसे बोला है ना कि मैंने हर उस प्रश्न का ख्याल रखा है जहां से एग्जाम में आता है प्रश्न। कार्बन के किस अपरूप की संरचना जो है वह फुटबॉल जैसी होती है? तो आप बताएंगे फ्लोरीन। इसका पूरा नाम है बंक मिस्टर फ्लोरीन, नाम याद रखिएगा, बंक मिस्टर फ्लोरीन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। आइए, अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? कठोर पदार्थ की बात की जा रही है, पदार्थ में आएगा तो वो आएगा डायमंड, सबसे कठोर कठोर पदार्थ। और ये कैसा आबंध बनाता है? तो बताएंगे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सह संयोजी आबंध बनाता है। याद कर लीजिए, रट लीजिए। चलो प्रश्न देखते हैं अगले सवाल पर। चलिए, क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। हाँ, चलिए, कार्बन के परमाणुओं के बीच
केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन यौगिक को क्या कहा जाता है? देखिएगा, ध्यान रखिएगा, केवल सिंगल बॉन्ड से जब जुड़ा हो, कैसे? केवल सिंगल बॉन्ड से जब जुड़ा हो तब उसको संतृप्त यौगिक का नाम हम देते हैं। जी हां, तब उसको संतृप्त यौगिक का नाम देते हैं जब केवल एक आबंध हो। ध्यान रखिएगा, यहां पर केवल एक आबंध हो, केवल एक आबंध हो, सिंगल बॉन्ड्स जब हो लिंक, तो उसको हम संतृप्त कंपाउंड्स कहते हैं, यानी संतृप्त यौगिक। और 2 या 3 जब होगा तो उसको असंतृप्त कहेंगे। तो सीधा सा ध्यान रखना है, कम रहेगा तो कम वाला यानी कि संतृप्त, ठीक ना, और अधिक रहेगा तो अधिक वाला यानी कि असंतृप्त। क्लियर है? चलिए आइए 17वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाँ, कार्बन परमाणुओं के बीच 2 या 3 आबंध वाले कार्बन यौगिक। देखिए अभी एक सिंगल वाला था, सिंगल बॉन्ड जो था उसको हम संतृप्त कह रहे थे ना, सैचुरेटेड कंपाउंड। बट यहां 2 या 3 बॉन्ड अब बनाएगा, 2 या 3 बॉन्ड बनाने वाला है, तो इसको असंतृप्त कहेंगे। क्या कहेंगे? असंतृप्त। तो ध्यान रखना है, 17 का जो हो जाएगा क्या होगा भाई? तो हो जाएगा असंतृप्त यौगिक। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए 18वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं मैं। हाँ, 1828 में अमोनियम साइनाइड से यूरिया का निर्माण किया था। यूरिया का निर्माण किया था बोहलर के द्वारा किया गया था। आपको यह ध्यान देना है कि कब किया गया था, यह नहीं ध्यान देना है, आपको यह ध्यान देना है कि अमोनिया साइनाइड से यूरिया का निर्माण किसने किया था, यह महत्वपूर्ण है। ठीक ना, ईस्वी महत्वपूर्ण नहीं है, तो ईस्वी ध्यान नहीं देना है। फ्रेडरिक बोहलर, बोहलर इसका नाम है। क्या नाम है? बोहलर। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी वाला नाम देखिएगा, सही है, हिंदी में आपको बोलर लिखा मिलेगा लेकिन अंग्रेजी में बोलर मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, एथेन का रासायनिक सूत्र यहां से पूछेगा। देखिए मैंने मीथेन का बता दिया है, CH4। ठीक है, मीथेन का हमने बता दिया है। अब जान लीजिए आप एथेन का रासायनिक सूत्र, सीधा आपसे पूछेगा एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है ना। 4 विकल्प आपको मिल जाएगा। तो एथेन का जो रासायनिक सूत्र है वह होता है C2 और H6। जी हाँ, C2H6 एथेन होगा। देखिएगा एक चीज ध्यान दीजिएगा, एथेन में पहले ए से आ रहा है ना, एथेन, एथेन में 2 तो रहेगा लेकिन H में हो जाएगा 6, C2H6 ये हो जाएगा एथेन। लेकिन यही अगर प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछे तो प्रोपेन वाले में ध्यान दीजिएगा, प्रोपेन वाले में C हो जाएगा 3। ठीक है, और H के जगह जो 6 है वहां H में 8 बढ़ जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। एथेन में यहां 1 बढ़ेगा, इसमें 2 बढ़ जाएगा एथेन में, तो ये ध्यान रखिएगा। एथेन में C2H6। ठीक है, ये हो जाएगा एथेन। आगे आइएगा तो प्रोपेन, प्रोपेन में देखिए मैंने क्या बताया कि 2 की जगह 3 हो जाएगा और H की जगह 8 हो जाएगा, तो ए वाला हो जाएगा C3H8। ठीक है, ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एथेन आपका C2H6, प्रोपेन C3H8। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ देगा ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में भी वैसे ही आगे बढ़ना है। 3 के बाद आ जाएगा ब्यूटेन में C4 और H10, वो हो जाएगा ब्यूटेन का। तो ध्यान रखना है, एकदम आप इसको याद कर लीजिए, किसी भी तरह से पूछ देता है एग्जाम में। तो प्रोपेन का हमने क्या बताया? तो प्रोपेन का हमने बताया है कि प्रोपेन का जो होता है वो होता है C3H8। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब आते हैं एथाइन का। एथाइन का पूछ रहा है कि एथाइन का जो रासायनिक सूत्र है वो है C2H2। एथाइन का C2H2, ध्यान रखिएगा। देखिए ब्यूटेन का मैंने बता दिया है कि C4H10 होगा, ब्यूटेन का क्या होगा? C4H10 हो जाएगा। ठीक है, अब पेंटेन आता है ब्यूटेन के बाद, ब्यूटेन के बाद क्या आता है? पेंटेन। तो 4 आया था अभी तक, 4 के बाद आएगा C5 और H12 आएगा, मतलब C में 1 बढ़ेगा और H में जो है वो क्या बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको आप याद करने के लिए एक तरीका उपयोग कर सकते हैं। लिखना शुरू करिए, आप लिखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन।
ठीक है, तीनों याद रखिएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। फिर एक बार ध्यान दीजिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। मेथेन का केवल होता है CH4, सी में कुछ नहीं। ध्यान दीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर मैं पहले बात करूं मीथेन की, तो मीथेन में अगर लिखते हैं हम, तो सी में कुछ नहीं, H शुरू होता है 4 से। चलिए सर, मेथेन का तो जान गए। अब आइए, इथेन आता है, एथेन। एथेन में C को हम 2 करेंगे, तो H में हम क्या बढ़ाएंगे, H में हम 2 बढ़ा देते हैं ना, तो H में 4 + 2 6 हो जाएगा। ठीक है सर, मेथेन, एथेन हो गया। अब आइए सर, प्रोपेन। प्रोपेन में तो C में फिर 2 बढ़ाएंगे, तो C नहीं, C में 1 बढ़ेगा ना, C3 होगा, H में 2 बढ़ाना है, तो H हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। प्रोपेन में C3, H 8 हो जाएगा। ब्यूटेन की बात करेंगे, B अगर हम लिखते हैं, तो C में क्या हो जाएगा, तो भैया C में हो जाएगा सर 3 की जगह पर C हो जाएगा 4, और H का जो हो जाएगा 8 की जगह 10 हो जाएगा। ठीक है, पेंटेन जो होगा वह C में 5 होगा। देखिए, पेंटेन ये है, C में 5 होगा और H में 10 की जगह 12 होगा। लास्ट आएगा हेक्सेन। हेक्सेन में हो जाएगा C6 और H14। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। आइए, पेंटेन तक आपका क्लियर हो गया है। आइए, हेक्सेन अभी बताया, तो C कहेंगे कि हेक्सेन में तो C 6 होगा और H 14 हो जाएगा, तो C6 H 14, तो ये वाला सही हो जाएगा। बेंजीन का रासायनिक सूत्र, बेंजीन बहुत अच्छा सवाल है, पूछेगा कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र, तो इसमें C भी 6 और H भी 6। ध्यान रखिएगा, बेंजीन का रासायनिक सूत्र पूछेगा, सीधा एग्जाम में पूछेगा बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बताने वाले हैं कि C6H6। ठीक, चलिए अगले सवाल, C6H6 बेंजीन का रासायनिक सूत्र ये पूछता है, और इसमें अक्सर बच्चे फंसते हैं। ये तीनों का ये मिलान कराने के लिए दे देगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसमें कोशिश करूंगा कि आपको इसको ट्रिक थोड़ा सा दूं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, काइन, काइन आप याद रखिए, काइन याद रखिएगा। काइन में आपको ध्यान रखना है कि माइनस, माइनस होता है। माइनस अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, माइनस, ऐसे लिखेंगे ना, एकदम ठेठ में मैं बता रहा हूं। तो माइनस में से इन निकालिएगा, इन यहां से निकालिएगा, और काइन यहां इन लगाइएगा। तो जब आप काइन वाला देखिएगा, तो आप ध्यान दीजिए कि का इन में माइनस है, तो बस माइनस वाला पर ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए कि -2 इसमें तो नहीं है, डी ऑप्शन में नहीं है सर। काइन है तीसरे में, तो तीसरा में आपको माइनस ढूंढना है ना, तो माइनस इसमें भी नहीं है, तो ये भी खत्म हुआ। अब बताइए, अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचा है ना, 4 में से आपने 2 छाट दिया है। अब आप अगर तुक्का भी लगाएंगे तो 50% संभावना रहेगा आपका कि सही हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। एल्केन में +2 होता है, ठीक है, और काइन में -2। आपको केवल केन वाला याद रखना है, काइन तो आप याद कर लीजिए, तो केन में +2, केन +2 है ना, केन +2। एल्कीन में CnH2n होगा, और एल्केन में होगा CnH2n +2, और काइन में होगा CnH2n -2, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान, चलिए आइए, ये भी प्रश्न बढ़िया है, पूछ सकता है 27वां। समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है। आणविक द्रव्यमान अगर बढ़ाते हैं समजातीय श्रेणी में, तो गलनांक भी बढ़ जाएगा और क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आइए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर कैसी ज्वाला देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलता है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलता है तो अच्छा ज्वाला देगा। आप देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलेगा तो उसमें नीली ज्वाला, एकदम ब्लू स्वच्छ ज्वाला आपको मिलेगा, क्लीन ब्लू मिलेगा, ठीक है। जब यही असंतृप्त हो जाएगा तो धुआंधार पीली ज्वाला मिलेगा आपको। तो ये पूछता है, संतृप्त में नीली स्वच्छ होगा, असंतृप्त यौगिक जलने पर तो ये पीली और धुआंधार ज्वाला मिलेगा। अत्यंत धुआंधार पीली, येलो स्मोकी, पीली ज्वाला आपको मिलेगा। जब आप देखिए कभी कि अरे ये तो पीला धुआं दे रहा है, तो समझ जाइए पीला जैसा है, तो समझ जाइए कि ये असंतृप्त है, ठीक है, असंतृप्त है। और जब देखिए कि नीला, जैसे स्टोव जलाइए तो उसका देखिए ऊपर का आंच एकदम पूरा नीला हो जाता है ना, स्वच्छ एकदम ज्वाला देगा।
तो वो हो जाता है संतृप्त, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अपने घर में या कहीं खाना बनाते हैं तो देखते हैं क्या होता है कि बहुत धुआं देने लगेगा स्टोव या गैस पर, देखिएगा कि उसमें धुआं आप कालिख लगना शुरू हो जाता है बर्तन के नीचे पेंदी में, है ना। तो जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इसके अपूर्ण दहन से। उसमें आप देखिएगा कि जब आपको धुआं देने लगे ज्यादा या कालिख होने लगे बर्तन में, तो समझिएगा कि जो छिद्र है जहां से हमारा गैस या ऑयल आ रहा है वो कहीं ना कहीं जाम हो रखा है हल्का फुल्का, उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि उसको अच्छे से पहले सफाई कर देना चाहिए, ठीक है। या अगर उसको बदलने योग्य हो गया तो उसको बदल करके तब यूज करिए। नहीं तो होता है क्या कि फ्यूल का, ईंधन का मतलब व्यय ज्यादा होता है, बर्बाद ज्यादा होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अपूर्ण दहन होगा, काला ज्वाला देगा। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, क्या आंसर हो जाएगा? असंतृप्त। जब असंतृप्त कार्बन यौगिक जलता है तो पीला ज्वाला देता है, धुआं वाला। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। अल्कोहल को अम्ल में ऑक्सीकृत करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। अल्कोहल को अम्ल में ऑक्सीकृत करना है तो आप पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कर सकते हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेकिन वह अम्लीकृत होना चाहिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीकृत होना चाहिए और पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों का प्रयोग आप करके अल्कोहल को अम्ल में ऑक्सीकृत कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। आइए, ये सवाल बढ़िया है। चलिए, ये अच्छा सवाल है, फंसाता है। वनस्पति तेलों के, यहां अगर हाइड्रोजन दे दे ऑप्शन में तो बच्चे हाइड्रोजन लगा के निकल लेते हैं ना। ध्यान दीजिएगा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किस कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं? विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनेशन, है ना, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजनीकरण की बात कह रहा है तो उसमें निकेल मिलाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, इसको रट लीजिए, पूछा जा सकता है। 31वां प्रश्न जो मैं आपको बोलूं कि ये पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको रट लीजिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि क्या आप ही क्वेश्चन सेट किए हैं जो आपको इतना पता है? भाई, मैंने इतने एग्जाम्स दिए हैं और इतने तैयारी करवाया हूं, हर बिहार पुलिस का मतलब 2-3 बार कराया हूं और भी अन्य एग्जाम का करवाया हूं, है ना। तो इस वजह से मुझे आइडिया है और नौकरी से पहले भी मैंने बहुत सारी तैयारियां करवाई हैं जो अपने यहाँ जब रहता था तो ऑफलाइन में, ठीक है। तो ये सारी अनुभव है, मैं बताता हूं, उसको नोट कर लिया करें, है ना। तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है निकेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए 32वां प्रश्न। वनस्पति तेलों में सामान्यतः कार्बन श्रृंखलाएं कैसी होती हैं? तो वनस्पति तेलों में जो कार्बन श्रृंखलाएं होंगी वो लंबी होंगी। वनस्पति वाले में, वनस्पति में कैसी होंगी? लंबी होंगी। ध्यान रखना है, वनस्पति में लंबी श्रृंखलाएं होंगी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, भोजन जब हम पकाते हैं तो हमें किस प्रकार के अम्ल वाले तेलों का प्रयोग करना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, हमें असंतृप्त वसा अम्ल का प्रयोग करना चाहिए। असंतृप्त, जो कि वनस्पतियों से मिलता है। असंतृप्त हमको कहां से मिलता है? वनस्पतियों से। और संतृप्त हमको मिलता है जंतुओं से, ठीक है ना। जंतु वाला हमारे लिए नुकसानदेह होता है ज्यादा। बाकी ये जो वनस्पति से जो प्राप्त होता है असंतृप्त, यह हम लोग के लिए सही होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो वनस्पति, अब पूछ सकता है आपको कि वनस्पतियों से जो हमें प्राप्त होता है वह कैसा होता है भाई? तो बताएंगे कि असंतृप्त वसा अम्ल होता है। और जंतुओं से, जंतुओं से संतृप्त होता है। आइए देखिए, यही प्रश्न है। जंतु वसा यानी एनिमल फैट में मुख्य रूप से कौन सी वसा होती है? तो जंतु में मैं बता दिया कि संतृप्त होता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होता है। जंतु वाला नुकसानदेह होगा और वनस्पति वाला कम नुकसान नहीं देगा, वनस्पति वाला सीधा। चलिए 35वां सवाल देखिए। आइए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का संकलन किसमें होता है? बहुत जटिल प्रश्न है, मैं मानता हूं जटिल प्रश्न है, लेकिन ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का संकलन किसमें होता है? तो यह होता है हाइड्रोकार्बन में। एक चीज मैं बता दूं, इतना दूर आप आएंगे हैं तो भले जटिल लग रहा हो, एग्जाम के 1-2 दिन पहले जो एनसीईआरटी का लगभग 15-17 पीडीएफ जो भी आपको मिलेगा या 20 पीडीएफ, उन 20 पीडीएफ का लास्ट डे आप रिवीजन करिएगा, 2 बार करिएगा रिवीजन।
आंसर मिल ही जाएगा, पीडीएफ दे ही दूंगा, तो रिवीजन करिएगा। और उस रिवीजन करने से अभी मान के चलिए कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन लास्ट डे जब रिवीजन करिएगा ना, लास्ट आखिरी दिन, जब तैयारी के आखिरी दिन, तो उस दिन आप बहुत कुछ क्लियर कर लेंगे और समझ लीजिए कि बहुत फायदा हो जाएगा आपका। बस उन्हीं 20 पीडीएफ से, ये साइंस वाला से खाली बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। तो जो भी बच्चा पीडीएफ नहीं लिया है वो पीडीएफ ग्रुप से जुड़ जाएं और पीडीएफ प्राप्त कर लें, बहुत फायदा होने वाला है आपका। चलिए, तो ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। आइए चलिए, वेल्डिंग के लिए किस गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन है ना, या ऑक्सीजन और एथाइन, इसी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन और एथाइन। चलिए, किसे सामान्यतः एल्कोहल भी कहा जाता है? एल्कोहल भी कहा जाता है इसे, इसका नाम है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल भी कहा जाता है। चलिए, एथेनॉल का बहुत जगह अब तो ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग होने लगा है, एथेनॉल का। आयोडीन, टिंचर आयोडीन है ना, टिंचर आयोडीन में एल्कोहल और आयोडीन से बनता है, बताया ही हूं। कफ सिरप एवं टॉनिक में किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडीन, टिंचर आयोडीन बनाना है तो हम बताए हैं कि टिंचर आयोडीन में एल्कोहल होता है ना, और एल्कोहल के साथ आयोडीन होता है। तो एल्कोहल अभी बताया कि सामान्यतः किसको एल्कोहल कहा जाता है, तो बताया कि एथेनॉल को। तो आप ढूंढिए एथेनॉल, एथेनॉल है तो आप लगा दीजिए एथेनॉल, सही आंसर, बिल्कुल आसान तरीका। चलिए, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्सर्जन करती है? तो एल्कोहल जो है वो सोडियम के साथ अगर करेगा तो हाइड्रोजन करेगा, नाइट्रोजन नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगा। क्लियर है? क्लियर है। आइए, एथेनॉल से एथेनॉल जो है, अभी एथेनॉल का हमने पढ़ा, अल्कोहल कहते हैं इसको। एथेनॉल से एथीन बनाने में निर्जलीकरण कारक के रूप में कौन होता है? तो एथेनॉल से अगर आप एथीन बनाएंगे तो अम्ल, और वो अम्ल होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 होगा। क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। तो सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आइए, 41वां प्रश्न, ये सवाल बढ़िया है। एसिटिक अम्ल के 3-4% जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, और मात्र 3-4% विलयन होगा, उसी को एसिटिक अम्ल कहेंगे, उसी को सिरका कहेंगे, ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा। चलिए, शुद्ध एथेनाइक अम्ल का गलनांक होता है 290 केल्विन। कितना? 290 केल्विन। शुद्ध एथेनाइक अम्ल का जो गलनांक होगा वह होगा 290 केल्विन। आइए, अगला प्रश्न, किसे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा इसको, किसे ग्लेसिल एसिटिक अम्ल कहा जाता है? ग्लेसिल एसिटिक अम्ल कहा जाता है, तो ग्लेसिल एसिटिक अम्ल होता है 100% एसिटिक अम्ल जो जल रहित होता है, ठीक ना, जल रहित, उसमें जल नहीं होगा, उसको ग्लेसिक एसिटिक अम्ल कहते हैं। फ्री ऑफ वाटर, देखिएगा, फ्री ऑफ वाटर, ध्यान दीजिए, 100% एसिटिक और जिसमें पानी ना हो। चलिए, एस्टर का निर्माण किसकी अभिक्रिया से होती है? तो एस्टर एसिड और अल्कोहल, एस्टर जो होता है वो एसिड एंड अल्कोहल से होता है, अम्ल और अल्कोहल से होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न आखिरी सवाल है इस वीडियो का। चलिए आइए, हाँ, साबुन मुख्य रूप से किसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं? साबुन किसका सोडियम और पोटेशियम लवण होता है? साबुन भाई, तो साबुन जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जी हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है लंबी श्रृंखला होता है, तो ध्यान रखना है, इसी का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बी ऑप्शन। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे कार्बन से बनने वाले वो हमने इस वीडियो में कराए। बाकी आप ईमानदारी से मेहनत करिए, रिजल्ट आपका निश्चित होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। इतना साइंस जो करा रहा हूं, साइंस, पॉलिटी और करंट अफेयर, आप ये तीनों पाठशाला विद किकी का देख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं पहले अपने ज्योग्राफी के जो लगभग 35 से 40 वीडियो हैं वो भी देख लिए होंगे। इतने वीडियो में आपका प्रारंभिक परीक्षा बिल्कुल इजीली निकलने वाला है। अब आप कहेंगे कि हाँ सर, इतना आसानी से हमने कभी नहीं निकाला था प्रारंभिक परीक्षा, जितनी आसानी से इस बार हम निकाल रहे हैं, है ना। बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई होना चाहिए, कोई भी संदेह मत करिए। मुझे बहुत लोग फोन करते हैं और कहते हैं क्या भैया निकल जाएगा ना,
आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपको दिया जा रहा है, आप एकदम भरोसा करके पढ़िए। इतना बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूं कि आप खुद ही महसूस करेंगे कुछ दिन में, जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इतना आसान हमने प्रारंभिक परीक्षा पहले कभी नहीं दिया था। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो पूछता है मैं वही दे रहा हूं। अब इससे बाहर अगर पूछेगा, ठीक है, तो आप लोग लूसेंट वगैरह पढ़े ही होंगे, वहां से पकड़ लेंगे। और इससे बाहर जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि हर बुक का आधार जो है वो एनसीईआरटी ही है। तो बाहर कहां से लाएगा? चांद पर से बुक छपवा के लाएगा? नहीं ना। अगर धरती पर छपवाएगा तो भैया एनसीईआरटी का ही तो आधार होता है मुख्य। अब एनसीईआरटी ही हम पढ़ा रहे हैं, तो कहीं नहीं जाने वाला है, यहीं से फंसेगा। आप बेहिचक इत्मीनान पढ़िए, बस पढ़िए। ऐसा ना हो कि आए और आपसे ना बने, तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पढ़ाया हुआ है और जब फिर ना करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी, मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए ईमानदारी से पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।